जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में, हिंदी कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है दुलाई वाला, दुलाई वाली। एक्चुअली दुलाई वाली 1907 में यह कहानी प्रकाशित है। इस कहानी को लिखा है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है। आइए कहानी का वाचन करते हैं। वाचन स्वर है अवनीश। शुरू करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। दशाश्वमेध घाट का दृश्य हमारे चैनल पर मौजूद है, आप नहीं देखे तो देख सकते हैं या फिर गूगल पर कहीं भी देख सकते हैं। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सुगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी था, मतलब रहने योग्य था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी की सूरत जाना नहीं हो सकता। मतलब आज तो जाना संभव नहीं है। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। उन्होंने अब हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। मुगल सराय से उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झटपट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाक को दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी। इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी वह बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी थी। बस इसी से मैं तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगे। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई, मतलब रोने लगी। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में उनका ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि घटना क्या है। पहले ही घटना बता देते हैं लेखक, बाद में बताते हैं कि बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने लिखा है। तो बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में उनका ससुराल है। अपनी स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे।
सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है जो सो भी इस समय कहाँ गई। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं, मतलब तबीयत खराब है, बिछौने पे है। 30 पर भी अपने आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, इसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही। अब जानते हैं उस समय 1.5 रुपया बहुत ज़्यादा था, 1900 के आसपास, 1900 के आसपास। उसके बाद चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता के साथ रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ ली थी। हाँ, कितना रोइयाँ। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो मैं भूल ही गए कहकर पछता उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी से पूछा, क्या हुआ। जानकी ने पूछा, क्या हुआ, कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए। नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो बोलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में। जानकी जरा भवें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है, मतलब कि इधर से उधर दाम ज़्यादा है, 1.5 गुना दाम मिलेगा। बंसीधर फिरकर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो, मतलब अकड़ कर बोले। इक्के वाले चुप रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा कि यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार फिर चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं था। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बों को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को नवल किशोर अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसे ही चिट्ठी लिखी और आप ना आए। मुझे अच्छा उल्लू बनाया, मतलब मूर्ख बनाया। नवल किशोर इनके दूर के ममेरे भाई जैसे थे, मित्र थे। अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पे ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है, वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाली मुसाफिरों से भरा था, इसलिए 3रे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशनों पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई, यानी पेट दर्द। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना, मतलब पेट दर्द मतलब खाने के लिए अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने
आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया, मतलब खा लिया हचाक से पेट में। पीछे से जानकी की सुध आई, सोचा कि पहले पूछ लें तब कुल मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती, ये नहीं खाएंगे, वे नहीं खाएंगे, ये नहीं, यह क्या ले लिए, यही सब पूछने पर वहीं बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डेढ़ों में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई है, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे, अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे के एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट खाड़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ नहीं थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा, मतलब कि बुजुर्ग ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनाई तो नाही अइलन, हो देखो रोल करत हैं। तब पहली बोली, हट हम पूछिला ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, आ इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव है गोइया। पहली, अरे नहीं जनलू, प्रयाग जी यानी प्रयागराज, जहाँ मनाई मकर नहाए जाला, यानी कि मकर संक्रांति के दिन नहाने जाते हैं संगम में। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानी, ले कहे के नहीं, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहा चुकल है, ऐसे हो सोमवारी और गहन धक्का धक्का लाग रहा था उन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औता जाता बटले बाटन, फोन यह शायद तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटेन। हे हम पंच है, राजघाट टिकस कटौली, मुगल सराय उतरली, हो दपुन चढ़ाली। दूसरी बोली, ऐसा ही एक दाई हम आवत रहली, एक मिली और मोरे संगे रहल, और वही स्टेशनिया पर ओकर मलिकवा उतरे से कि जरूरत गड़िया खुल गई उतरता करे। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरिया, हे साहब गड़िया खड़ी कर। ओकर मेहरुआ चिल्लात रहा, हे साहब गड़िया खड़ी कर, गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहजरा के नाते काहे खड़ी हुई। पहली बोली, ओ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, उजड रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलिया कहीं खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। जब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती है कि बेचारी के साथ क्या हुआ। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय के नहीं, हे साहबवा, मतलब टिकट तुम्हारे पास हो कि नहीं, हे साहबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मुसलिया ले, टिकट हो कि नहीं तो पैसा वो ले, नहीं तो कलकत्ता तक कर ले पैसा टिकट न रही तो। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहलन, न फरागात के बदे उतर लेलन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो नहीं किए। तीसरी, हम देखले रहली हो, मजे का टोपी देहले रहलन। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे स्त्रियां से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी गाड़ी
पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुँचा दूँगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भले कहीं। नहीं भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कहें। अरे एक एक के करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय पर कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती, जिससे आंखें टकरा जाती है ना, उसी प्रकार से। बंसीधर सोचने लगे, यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकट के आवत हुई तो ओकर सजा होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलन और अपने तौन टिकट लेके चल देलन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफूचक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। मतलब 19 उजलन के बंसीधर ऐसे बताओ था न, एकर गहना छोड़ के रफू चक्कर हो जाइए तो कॉलेज के हमरो कुछ साझा होई। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे धमकाया और उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहां उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा हो गया क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाले को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि ढुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या तुम्हारी ही करतूत है, अब मैं समझ गया। कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठे हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा नहीं। मैं तुम्हारे गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें, करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अच्छा आप चलो, जो हुआ उसे माफ़ करूँ। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि स्टेशन मास्टर से इतिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितने, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की यह कहानी दुलाई वाला
आपने देखा, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत किसी अन्य कहानी के साथ।